यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी हिंदी का और ये है यूट्यूब चैनल। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए आईपीएस गौरव सर के द्वारा 5 दिन की मुफ्त कक्षाएँ जो है अवेल कराई गई हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए, हमने अभी तक 240 प्रश्नों को देख चुके हैं हम लोग, जिसका पीडीएफ मैंने टेक्निकल टीम को दे दिया है और आपको विद इन वीक मिल जाएगा। थोड़ी व्यस्तता के कारण मिल नहीं पा रहा है, बट वो चीज़ें चली जा चुकी हैं, तो निश्चिंत रहिए, 1-2 दिन में आपको मिल जाएंगी। पहला प्रश्न जो आज का है उसका नाम है कि मेसेचिनस ओरिएंटलिस, ठीक है, मेसेचिनस ओरिएंटलिस जो हाल ही में खबरों में था, क्या है? तो ये इंग्लिश में भी सेम चीज़ लिखी हुई है। तो मेसेचिनस ओरिएंटलिस जो है वो एक तरह का हेज हॉग है। हेज हॉग क्या होता है, फ़ोटो दिखाता हूँ फिर समझ में आएगा। तो दोस्तों ये ही फ़ोटो है, हम लोग एक स्याही करके जानवर जानते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके का ये कुछ है और ये चीन में पाया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, अब फ़ोटो देखकर आप समझ गए होंगे किस टाइप का है। ये सबसे अपने ग्रुप में सबसे छोटा स्तनपायी है, हेजहॉग के ग्रुप में पूरे में सबसे छोटा स्तनपायी है, जिसका नाम है मेसेचिनस ओरिएंटलिस। यहाँ पर कुछ और बातें इसके बारे में देख लेते हैं। ये है कि पूर्वी चीन के झाड़ियों में और उपोष्णकटिबंधीय यानी कि जो आपका सब ट्रॉपिकल जंगल है, वहाँ पर रहने वाला हेजहॉग जो है मेसेचिनस ओरिएंटलिस की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है और ये आपका बेसिकली सबसे छोटी प्रजाति है। हेजहॉग परिवार में स्तनधारियों की एक छोटी प्रजाति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से एक कठिन सा नाम है, क्या नाम है? पोट्रोमाइसेस एस्टेरोक्सिल कोला। ठीक है, पोट्रोमाइसेस एस्टेरोक्सिल कोला जो अभी न्यूज़ में था, वो एक तरह का क्या है? ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जब पूछ लेती हैं एग्जामिनेशन में तो क्या हो जाता है, दिमाग धुआं धुआं हो जाता है। अगर एक भी बार देखा हुआ होगा तो फिर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक बारी आप भी गेस करिए। तो जो पोट्रोमाइक्सिल एस्टेरोक्सिल कोला है, ये एक तरह का फंगस है। ठीक है, फंगस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कवक। जो मशरूम हम खाते हैं ये भी क्या है? कवक है। आपको बताना है क्या इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। ठीक है, कवक में। चलिए, मशरूम में क्या चीज, कौन सा आपका बायोमॉलिक्यूल पाया जाता है, ये भी बताना है। बायोमॉलिक्यूल का मतलब कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है कि विटामिन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ये चीज़ बतानी है मशरूम में। ठीक है, या किसी भी फंगस में। आपको पता है फंगस कैसे उत्पन्न होता है? तो किसी भी सड़े गले चीज़ों पर क्या होता है? फंगस उत्पन्न होता है। चलिए, तो ये 407 मिलियन वर्ष पुराना कवक जीवाश्म पोट्रोमाइसेस एस्टेरोक्सिल कोला की खोज की गई है और ये कवक के कारण होने वाली बीमारियों में सबसे पुराना प्रमाण है। ठीक है, तो एक तरह का ये इतिहास मिल रहा है कि कवक से पहले भी बहुत बीमारियां होती थीं और जिसमें एक नाम मिला कि पोट्रोमाइसेस एस्टेरोक्सिल कोला जो है वो सबसे प्राचीन अभी तक मिलता है। कह रहा है कि ये प्राचीन पौधे, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है एस्टेरोक्सिलॉन मैकेई, को संक्रमित करता हुआ पाया गया था और पौधों के जीवित रहने के दौरान हुई शिकारी शिकार की बातचीत को भी ये दर्शाता था। ठीक है, चलिए आज अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 स्टार मैं इसको दे रहा हूं। देखिए, जितने क्वेश्चन मैं स्टार मार्क कर देता हूं, आप सभी दोस्तों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि उन प्रश्नों को आप लोग जरूर हल किया करिए। जिन्हें स्टार मार्क नहीं करता हूं, उन प्रश्नों को आप एक बारी को स्किप कर सकते हो। शायद उसमें कुछ डेटा पुराना हो या चीज़ें बहुत क्लिष्ट हो या एक बारी में शायद याद हो जाए, लेकिन जिन प्रश्नों को मैं टिक कर देता हूं, उस प्रश्नों को एग्जामिनेशन के दौरान देख करके जरूर जाइए। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि उन प्रश्नों में से यथासंभव प्रश्न डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं और उनसे लिंक्ड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे अब्दुल कलाम आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में रहा, तो उसको जो है व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था। ये किस स्टेट के कोस्ट पर, किस राज्य के तट पर स्थित है? मतलब अगर इंडिया का नक्शा एक ऐसे से बनाया जाए तो किस राज्य के तट पर स्थित है, आपको एक बार बताना है। ये तो है कि ये नीचे के ही साइड है कुछ स्टेट्स में, लेकिन कहाँ पर स्थित है? तो एग्जैक्टली जहाँ पर स्थित है उसका नाम है उड़ीसा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भितरकनिका जो नेशनल पार्क है वो किस लिए फेमस है। ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उड़ीसा में आपका क्या स्थित है? अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम
द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, व्हीलर द्वीप। चलिए, तो एक बार इसका भी मैं फोटो दिखा देता हूं आपको। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा लिख तो नहीं सकता हूं, लेकिन इसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि अब्दुल कलाम आइलैंड, आपको दिख भी रहा होगा। और ये आपका उड़ीसा का क्षेत्र दिख रहा है, जहां पर सिमलीपाल नेशनल पार्क भी आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, ठीक है। और अब्दुल कलाम आइलैंड के थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको पारादीप भी दिखाई देगा। पारादीप क्या है? पारादीप एक पोर्ट है जो कि आपका स्थित है उड़ीसा में। उसके साथ साथ कटक भी दिखाई दे रहा होगा, भुवनेश्वर जो उसकी राजधानी है वो भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको मैंने दिखा दी हैं। अब फिर से क्वेश्चन पर लौटते हैं। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है। कि रिपोर्टों के अनुसार सैन्य अनुसंधान एवं विकास के लिए भारत की प्रमुख एजेंसी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसे DRDO भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के बड़े पैमाने पर घोंसलों के मौसम के दौरान उड़ीसा तट पर या उड़ीसा तट से दूर व्हीलर द्वीप मिसाइल परीक्षण को रोक देगा। ऐसा कुछ कह रहा है कि जब ओलिव रिडले जो कछुए होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जब उनका एक ब्रीडिंग का टाइम चलता है, ठीक है, यानी कि जब वो घोंसला बना रहे होते हैं अपना, तो उस दौरान उड़ीसा तट पर जितने भी आपके मिसाइल के परीक्षण होने वाले होंगे एक्सक्यूज मी, उन्हें जो है DRDO रोक देगा। जो कि आपके किस दृष्टि से हो रहे होंगे? तो सैन्य अनुसंधान और विकास, यानी कि मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से हो रहा होगा। फिर उस बात करता है प्रश्न के बारे में कि जो अब्दुल कलाम द्वीप है उसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था और उड़ीसा के तट पर स्थित है। किसके नाम पर बदला गया? तो दिवंगत राष्ट्रपति जो थे आपके APJ अब्दुल कलाम के नाम पर बदला गया था, ठीक है। कितना लंबा चौड़ा, ये केवल जानकारी के लिए होता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है आपका कि जो पिन्ना नोबोलिस क्या है? सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो दोस्तों पिन्ना नोबेलिस जो है ये आपका मोलस्क है। मोलस्क मतलब होता है घोंघे के प्रजाति के जीव, ठीक है। आशा करता हूँ सबको स्नेल या घोंघे के बारे में पता होगा, ठीक। घोंघा क्या होता है? घोंघे के ऊपर एक कवरेज होती है, ठीक है। जैसे ऐसे मान लो जो है, मैं पूरा ठीक से तो नहीं बना पाऊँगा, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये एक दूसरे से जुड़ा होता है और इधर जो है ऐसे होल होता है, इसी में से वो अपने टेंटिकल्स निकाल के और थोड़ी बॉडी निकाल के चलता है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो खोल होता है वो किसका होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसी ग्रुप के कई सारे होते हैं। पहले जब लाल वाली बजरी आती थी घर में मकान बनने के लिए, तो उस लाल बजरी में बहुत सारे खूबसूरत पत्थर भी हुआ करते थे और उसके साथ साथ सीप हुआ करती थी, घोंघा हुआ करता था। सीप क्या होती है? जिसमें आपने देखा होगा कि मोतियाँ जो है वो रहती हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है सीप का, नीचे से ऐसा, ठीक है। इसमें देखते होगे मोतियाँ जो है रहती हैं। तो ये सब कुछ किस प्रजाति में आते हैं? ये एक घोंघे का या मोलस्क का एक ग्रुप होता है, ठीक है। आप साइंस का लेक्चर कर सकते हो, उसमें मैंने पूरी तरह से पढ़ाया हुआ है। तो मोलस्क ग्रुप के अंदर में पिन्ना नोबिलिस आता है। एक बारी फोटो देख लेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा, काफ़ी बड़ी होती है, ये सीप की ही कैटेगरी की होती है। फोटो दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, ये ग्रीन 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 तो सारी घास दिख रही है, समुद्री घास जो कि समुद्र में नीचे है, ठीक है। और ये जो एक येलो कलर का दिख रहा है राइट साइड में ऊंचा सा, ये जो बीच से खुला हुआ है, ये इसी तरह वर्टिकल फॉर्म में ही, यानी कि ऊर्ध्वाधर ही इस तरह से सीप होती है। ये आपका एक टाइप का मोलस्क है। याद रखेंगे, पिन्ना नोबोलिस नाम है इसका। एग्जामिनेशन में अगर दिखे तो मोलस्क पर टिक कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले एक बारी देख लेते हैं बस कि समुद्री जीव विज्ञानियों ने कुछ बताया। क्या बताया? कि एक विशाल क्लैम है पूरा, जो कि विलुप्त होने के कगार पर है, यानी कि एक्सटिंक्ट हो सकता है, विलुप्त हो सकता है। तो उसे क्रोएशिया के पानी में संख्या में वृद्धि के साथ वापसी की है। ये पिन्ना नोबिलिस जो कहाँ पाया जाता है? तो भूमध्य सागरीय क्लैम की एक बड़ी प्रजाति है जो कि पिन्नाडे परिवार में पाया जाता है और ये एक तरह का मोलस्क है। बस इतनी बातें आपके काम की हैं। यह प्रदर्शित किया जाता है कि झींगा का फिल्टर फीडिंग आहार अपने मेजबान के समान होता है और इनके संबंध परस्पर पारस्परिक होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कहाँ पाया जाता है? तो भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास पाया जाता है। और किस ग्रुप का होता है? तो मोलस्क ग्रुप का होता है। नाम क्या है ये भी याद रखिए, पिन्ना नोबोलिस करके नाम है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विन बेक्स
अभ्यास भारत और किन देश के बीच में आयोजित किया जाता है? सिमिलर चीज यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, इस बार यूपीएससी का जो पेपर था बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा आया कि उसने एक छोटी सी मित्र शक्ति नाम की अभ्यास पूछ लिया, उस पर 3 क्वेश्चन बेस्ड थे। तो अच्छे अच्छे लोगों का वो क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ के जाते हो, लास्ट ईयर तक पेपर बहुत हाई फाई था, इस बार थोड़ा आसान पूछ लिया तो लोगों ने स्किप कर दी। इसीलिए स्किप नहीं करना है, नाम निकालना है और नाम ट्रिक से याद करना है। कैसे? मैंने एक बार और बताया था कि वी को अलग कर लो, इंडिया उसमें खोज करके अलग कर लो। अब बचा क्या? BAX केवल बचा। ठीक है, तो यहां पर वियतनाम ऑप्शन है, आप टिक कर लो कि वियतनाम, इंडिया और उसके साथ में कोई बायलेटरल टाइप की एक्सरसाइज हो रही होगी। ठीक है, तो विनबेक्स जो है यही है। आई थिंक अगर ये EX रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, चलिए आ जाइए कि 45 कर्मियों वाली भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ी ने संयुक्त अभ्यास किया विनवेक्स 2023 में, वियतनाम पहुंची। तो आपको समझ में आ गया कि वियतनाम में जो है ये हुआ है वियतनाम के साथ। ठीक है, चलिए अंतिम संस्करण जो था वो 2022 अगस्त में चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में घोषित किया गया हुआ था, और अभी जो है ये हनोई वियतनाम में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्टोनहेंज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए मैसिव स्टोन सर्कल मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन। तो स्टोनहेंज के बारे में पूछा हुआ है, जो कि समाचारों में देखा गया एक विशाल पत्थर चक्र स्मारक है जो कि स्थित है। ठीक है, तो आपको नाम से शायद ना क्लियर हो रहा हो, अभी मैं फोटो दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। स्टोनहेंज काफ़ी पुराना है, लगभग 2500 BC के आसपास का, 2500 BC के आसपास का इसको माना जाता है। ठीक है, और ये लगभग 100 पत्थर के साथ लगभग 100 स्टोन्स हैं यहाँ पर। ठीक है, हुआ क्या कि यहाँ पर 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था स्टोनहेंज के पास। क्या कर रहे थे? उसमें एक भारतीय मूल का भी व्यक्ति था। उसने क्या किया कि कुछ स्प्रे कर दिया एक ऑरेंज सब्सटेंस को स्टोनहेंज के ऊपर। मतलब कि कुछ ऐसा समझ लो कि उसने कुछ पेप्सी टाइप का या ऐसे मिरिंडा रख लो या फंटा टाइप की कोई बॉटल लिया, बस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि ऑरेंज टाइप का कोई सब्सटेंस उसके ऊपर जो है फेंका, स्प्रे किया। तो उसको क्या किया कि स्प्रे कर दिया आपके स्टोनहेंज के ऊपर। अब वो जो पत्थर है वो मैंने बताया कि 2500 साल पुराने हैं, उसके साथ साथ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, और ये सब कुछ स्थित है आपका विल्टशायर में, और विल्टशायर पड़ता है यूके में। तो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। विल्टशायर यूके में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि काफ़ी पुराना मॉन्यूमेंट है और क्वेश्चंस इस पे आते रहे हैं, लेकिन इस बारी फिर से न्यूज़ में है तो लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। एक बार फोटो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसी एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़ लेंगे। करा यूनाइटेड किंगडम के कार्यकर्ता सरकार द्वारा स्टोनहेंज के ग्रेट सर्कल के करीब 2 मील में, अच्छा चलिए इसमें एक दूसरी चीज़ भी दी हुई है जो मैंने आपको बताया, उस कारण भी वो न्यूज़ में था। अभी इसमें बता रहा है कि सड़क सुरंग के निर्माण को रोकने के लिए एक साथ लोग आ रहे हैं। ठीक है, जैसे स्टोनहेंज जो है वो अकेला पत्थर नहीं है, एक सर्कुलर शेप में पत्थर है। ऐसा भी माना जाता है कि शायद वो लोग घड़ी की तरह से इसको यूज़ क्या करते थे। आश्चर्य इस बात का है कि इतने हेवी पत्थर जो यहाँ पर हैं, इतने हेवी स्टोन्स हैं, वो यहाँ लाए कैसे गए और उसको फिर सीधा कैसे खड़ा किया गया। ठीक है, अब पूरा बता दे रहा है कि सैलिसबरी मैदान में स्थित एक विशाल पत्थर का गोल स्मारक है। बेसिकली एक पत्थर नहीं है, ठीक है, कई सारे पत्थर इसको मिला करके बताए हैं। कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा का अवलोकन करने के लिए और कृषि कैलेंडर तैयार करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। फोटो मैं दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फोटो रहा आपके सामने ये, तो दोस्तों देख सकते हो यही स्टोनहेंज है। ठीक है, इसी की बात हो रही है। इस पत्थर को जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है रखा गया है, और पहले ये पत्थर जो आपको गिरे हुए से जो पत्थर दिख रहे हैं वो गिरे हुए नहीं थे, वो सारे बिल्कुल सर्कल में इस तरह से अरेंज थे। तो ऐसा माना जाता था कि सूर्य और पृथ्वी की क्रमिक गति देखने के लिए, फिर कृषि कैलेंडर तैयार करने के लिए, टाइम देखने के लिए इनका यूज़ किया जाता था, क्योंकि जिस हिसाब से परछाई मुड़ती थी उस हिसाब से इसको देख करके समय का अंदाज़ा लगाया जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, कैसियोपिया ए जो हाल ही में समाचारों में देखा गया क्या है? सो इट्स ए कैसियोपिया ए रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज ए रेमनेंट ऑफ ए मैसिव स्टार, यानी कि एक विशाल तारे का अवशेष है। ड्वार्फ प्लैनेट एक बौना ग्रह है। न्यू प्लैनेट एक नया ग्रह है, या क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड्स है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है रेमनेंट ऑफ ए मैसिव स्टार, यानी कि एक विशाल तारे का अवशेष। ऐसा माना जाता है कि कैसियोपिया ए जो है वो बहुत वर्ष पहले कोई मैसिव स्टार था, जो कि उसमें जैसे बिग बैंग हुआ था उसी टाइप की उसमें कोई घटना हुई, और उसके बाद उसके जो अवशेष थे वो फैल गए। ठीक है, तो रेमनेंट ऑफ ए मैसिव स्टार याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं मिलता है कैसियोपिया ए क्या है तो आप यही आंसर टिक करोगे। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो कि अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है नासा का, उसने
सुपरनोवा अवशेष कैसियोपा ए के बारे में, विस्फोटित तारे के बारे में आश्चर्यजनक नई छवि जो है खींची है। यह विशाल तारे के अवशेष है जो लगभग 340 वर्ष पहले फटे थे और इसके अवशेष लगभग 10 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष दूर फैले और ये अभी वर्तमान में कैसियोपिया तारामंडल में स्थित है जो कि 11,000 लाइट ईयर दूर है। तो ज़्यादा बात ये नहीं जाननी है, बस बात ये जानना है कि कैसियोपिया ए में बिग बैंग टाइप कोई घटना हुई जिसके कारण वो फटा और 340 वर्ष पूर्व पूरा इधर उधर हो गया। वर्तमान में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने उसकी एक फ़ोटो खींची है जो कि आश्चर्यजनक करने वाली है। अगला है INS तारमुगली, जो शायद आप लोगों ने सुना भी हो कि INS तारमुगली रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एन, ठीक है। तो क्या ये विमान वाहक है या फिर आपका पनडुब्बी है, निर्देशित मिसाइल ध्वंसक यानी कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है या फास्ट अटैक क्राफ्ट है, आपको बताना है। आप भी पार्टिसिपेट करिए, इसमें आंसर ABCD देते रहा करिए। तो बेसिकली जो तारमुगली है इसका नाम जरूर याद रखिएगा, कभी भी तारमुगली आता है तो आप बस सीधे फास्ट अटैक क्राफ्ट के बारे में बताएंगे। पहले जो तारमुगली का फॉर्मली नाम था यानी कि जो पुराना नाम था उसका कुछ तिलन चैंग करके नाम था। मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ, तिलन चैंग। हालांकि ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आप जानिए कि तारमुगली की जगह अगर तिलन चैंग देता है तो कम से कम आप ये लगा पाइए, ओल्ड नेम ON, ठीक है, न्यू नेम जिस नाम से जाना जाता था। तो फॉर्मली तिलन चैंग के नाम से जाना जाता था जो कि एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में कुछ कुछ चीज़ें देखिए कि अभी तारमुगली जो है INS तारमुगली उसको एक फास्ट अटैक क्राफ्ट के रूप में नौसेना डॉकयार्ड में शामिल कर लिया गया है। कौन बनाया है? तो इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो कि आपका कोलकाता में स्थित है उसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है और बनाया है। यह पहला फॉलो ऑन वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोसासौर जो हाल ही में खबरों में था, मोसासौर, तो देखिए वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, क्या है ये? तो मोसासौर जो है वो आपका शिकारी समुद्र सरीसृप का विलुप्त समूह है। बेसिकली देखिए इसमें सौर लगा हुआ है, तो जैसे डायनोसौर होता था उसी तरह का आप समझ लो कि एक्सटिंक्ट ग्रुप है ये, लेकिन ये प्रीडेटर टाइप का था, ठीक है। और बेसिकली किस ग्रुप में आएगा? तो वो रेप्टाइल्स में आता है, ठीक है, सरीसृप में आता है, ठीक है। तो इसका कहीं तो फोटो दिखा देता हूँ, दिखा दूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बस एक सेकंड वेट करिए, फोटो दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों यही है मोसासौर, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा कि वर्तमान समय में जो मगरमच्छ पाए जाते हैं उन्हीं टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डायनासोर का भी लुक आ रहा है, ठीक है। तो स्केलेटन ही मिलता है इन चीज़ों का, एक्चुअल तो मिलता नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख करके अगले प्रश्न पर चलते हैं। जापान में जो है विलुप्त और शीर्ष शिकारी मोसासौर का एक जीवाश्म मिला है जो कि क्रिटेशियस काल का बताया जा रहा है और क्रिटेशियस काल में ही ये सरीसृप यानी कि जो आपका ग्रुप होता है वो पाया जाता था, ओके। तो मोसासौर जो है किस परिवार का है उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं कि बड़े समुद्री जीव और छोटे समुद्री जीव जो है वो आपके रेप्टाइल्स पाए जाते थे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी नहीं है, मुख्यतः यह मांसाहारी थे, ये चीज़ देखनी है। चलिए आ जाइए। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आता है, बाराकूडा नाव जो कि हाल ही में समाचारों में देखी गई, बाराकूडा बोट रिसेंटली सीन इन न्यूज़, तो वो क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार बहुत ध्यान से, जैसे नाम जरूर याद होना चाहिए, बाराकूडा बोट, ओके। तो इससे क्या होता है, अगर नाम आपको याद रहेगा तो चीज़ें जो है एग्जाम में दिखते ही बिल्कुल क्या बोलेंगे कि बिजली की तरह दिमाग में कौंध जाएंगी। आप एक बार इसका फोटो सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो छोटी सी नाव है, ब्लू कलर की दिखाई देगी, बहुत बड़ी नहीं दिखाई देगी। तो इंडिया की सबसे तेज चलने वाली ये सोलर इलेक्ट्रिक बोट बनी है, ठीक है। तो बाराकूडा नाव याद रखिएगा किससे चलती है, सोलर इलेक्ट्रिक से चलती है। एक बार एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखकर फिर आगे चलते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल है, तो समझ में आ गया, समुद्री परिवहन की दिशा में एक नया कदम चलता है और सबसे तेज चलेगी सौर इलेक्ट्रिक नाव है जिसको बाराकूडा नाम दिया गया है और इसको अल्पुझा में नौगाथा पनवेली यार्ड से औपचारिक रूप से छोड़ा गया। इसका तेज नाम किस पे पड़ा है? तो लंबी मछली के नाम पर पड़ा है। ये भी चीज़ याद रखिएगा कि अगर पूछ ले कि इंडियाज सुपर फास्ट या फास्टेस्ट बाराकूडा शिप विच इज ड्रिवन बाई सोलर इलेक्ट्रिक एनर्जी, सो द नेम ऑफ दिस हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर, कि किसके नाम पर पड़ा हुआ है, तो आप बता देना कि ये मछली है बाराकूडा नाम की, उसी के नाम पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर और भी चीज़ें बहुत सारी दी हुई हैं, तो इनका आपको केवल जानकारी लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो फोटो पहले देख लीजिए दोस्तों, ये है सेंट ग्यूड मॉनेस्ट्री, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको, काफ़ी खूबसूरत मॉनेस्ट्री दिख रही होगी। तो ये स्थित कहाँ पर है, ऑप्शंस देख लेते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, असम, लद्दाख, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो ये स्थित है आपका सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी पड़ता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में पड़ता है सेंट ग्यूड मॉनेस्ट्री। चलिए एक बात और बताइए कि ये जो पश्चिम बंगाल है, जैसे आप ऐसे ऊपर जाओगे तो इधर बांग्लादेश पड़ेगा, ठीक है, तो इधर आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल, और ये आपका पड़ता है ईस्ट बंगाल, सॉरी ये आपका पड़ता है बांग्लादेश, ठीक। तो बांग्लादेश जो है वो हमारे देश के ईस्ट साइड में है, पूर्वी साइड में है, फिर वेस्ट बंगाल क्यों नाम पड़ा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि वेस्ट बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल क्यों पड़ा जबकि ये ईस्ट साइड ऑफ इंडिया के है। चलिए, सेंट ग्यूड मोनेस्ट्री, दलाई लामा ने सिलीगुड़ी के सेंट ग्यूड मठ में बोधि चित्त पर 2 घंटे का उपदेश दिया, तो इस कारण जो है काफ़ी ज़्यादा इसको कवर किया गया। चलिए, माउंट विंसन जो कि खबरों में था, कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हो, स्टैटिक का पोर्शन है ये। माउंट विंसन यूरोप, आर्कटिक, अफ्रीका और अंटार्कटिक, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों दिया है, कभी भी ऑप्शन में इस तरह के ऑप्शंस नहीं आते हैं, ठीक। और अगर आप एक बात और ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये भी पता चलेगा कि एक पहाड़ है जिसका नाम है विंसन मेसिफ, ठीक है, विंसन मेसिफ, ओके, विंसन मेसिफ, तो वो पड़ता है आपका अंटार्कटिका में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कि अभी जो है केरल सरकार के कर्मचारी हैं शेख हसन खान, इन्होंने अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है विंसन मेसिफ, उस पर चढ़ाई कर दी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि लगभग 4892 यानी कि लगभग 4900 मीटर का ये पहाड़ है, कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। और कौन उस पर चढ़ गया है, तो केरल के एक व्यक्ति हैं शेख हसन खान, शेख हसन खान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्ववेद महामंदिर जो कि समाचार में देखा गया, कहाँ स्थित है, तो काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है जो कि वाराणसी में स्थित है, तो बहुत ज़्यादा इसमें देर नहीं लगाएंगे, सीधे जान जाइए कि सर्ववेद महामंदिर, नाम से याद रखिए, सर्ववेद महामंदिर आपका वाराणसी में स्थित है। एक तरह का ये ध्यान केंद्र है कि बहुत सारे लोग, लगभग 20,000 के आसपास, एक साथ बैठ करके ध्यान इत्यादि कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन एक बारी देख करके आगे चलेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, इसको आप मेडिटेशन सेंटर भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या नाम है, सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है जहाँ 20,000 लोग एक साथ बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर आप यूपी में रहते हो तो जरूर एक बारी देखने जाओ, अभी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, मैंने फोटो देखा है इसका शाम में। 7 मंजिला अधिसंरचना है इसकी, 125 पंखुड़ियों वाले कमल के गुंबदों वाला एक सुंदर डिज़ाइन है, जटिल नक्काशी है छतों में, और दरवाजे जो है सागौन की लकड़ियों से बने हैं, और 101 फव्वारे लगाए गए हैं, तो काफ़ी बेहतरीन मंदिर है। अगर आप आसपास में हो तो ज़रूर चले जाओ, ठीक है। अब मौसम भी धीरे धीरे, आपको पता है कि 5 को मानसून हिट करता है, अब यूपी के साइड में धीरे धीरे जो है मानसून आ चुका है। एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी हिंदी के चैनल को पहली बार देख रहे हो और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करो यार, सोचा नहीं जाता है उसमें, आप लाइक करो, उसमें आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन हम लोग के जीवन में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, क्योंकि जब मैं लाइक्स देखता हूँ कि 500 लोगों ने देखा और 100 लाइक्स हैं तो काफ़ी बूस्ट होता है, ठीक है। इंसान अगले लेक्चर में काफ़ी एफर्ट डालता है, तो कई बार ये चीज़ें मैंने कही है। एक्चुअली होता क्या है ना कि वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ दिस लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, बट यू हैव टू बी ऑप्ट सम चॉइस ना, कि एक चॉइस तो कम से कम आपको लॉक कर लेनी चाहिए कि अगर लेक्चर अच्छा नहीं लगा तो एटलीस्ट डिसलाइक कर दो, अगर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि बातें सीधी बताई जा रही हैं, गोल नहीं घुमाया जा रहा है और मैं आधे घंटे 45 मिनट में ठीक ठाक नॉलेज लेके निकल रहा हूँ यहाँ से, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दिया करो यार। आप भी जब कभी इस तरह का काम करोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, अगर कोई बूस्ट करे, जैसे ऐसे लोग जो अननोन है अपने से और फिर भी हम लोग नोन मान के उनको कुछ देना चाह रहे हैं, तो अगर वो लाइक करते हैं तो सच में अंदर से अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पर, बाकी उसमें कोई चक्कर नहीं, आप लाइक करो,
तो भी उतना ही मतलब व्यूज़ रहेंगे, डिसलाइक करोगे तो भी उतने ही व्यूज़ हैं जितने आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइक करोगे तो सच में बूस्ट होता है। चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। INS कोची जो कि खबरों में था वो क्या है? तो INS कोची एक बारी फ़ोटो ज़रूर निकाल के देखिएगा, अभी मैं इसकी भी फ़ोटो नहीं दिखा पाऊँगा, ठीक है, या मैं दोनों दिखा देता हूँ, सर्ववेद मंदिर इसकी सबकी फ़ोटो दिखा देता हूँ, बस एक सेकंड वेट करिए। तो दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए INS कोची, यहाँ पर लिखा भी हुआ है नीचे साइड में। INS कोची है क्या ये? सीधे जान जाइए कि ये जो है कोलकाता क्लास की स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है एक तरह की, मतलब इतना जान जाओ कि मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS कोची, बस ऐसे जान जाओ, किसी तरह सेट कर लो उसको कि मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम जब भी आएगा तो ये आपका INS कोची है। और दूसरा जो मैं आपको दिखा रहा था वो है ये दोस्तों, सर्ववेद महामंदिर इसका नाम है, ठीक है, जहाँ पर लगभग 20,000 लोग एक साथ बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप आसपास में रहते हो वाराणसी के तो जरूर जाइए देखने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको टिक कर लेते हैं कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ये गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है INS कोची। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, आ जाइए। देखिए अभी इसने क्या किया कि भारतीय विध्वंसक INS कोची ने हाल ही में अपहृत वाणिज्यिक जहाज MV रुएन पर सवार 18 नाविकों में से एक को सोमालिया के तट से बाहर निकाल लिया है। और यह भारतीय नौसेना के लिए जो कोड नेम था उसका नाम था प्रोजेक्ट 15A। इसके लिए कोलकाता श्रेणी का था ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का दूसरा जहाज जो है था, क्या नाम था? INS कोची। अगला देखते हैं एंड्रिया मेलो गुफा, ठीक है, सेम चीज़ लिखी हुई है एंड्रिया मेलो गुफा, जिसे हाल ही में प्राग ऐतिहासिक रॉक कला चित्रों के साथ खोजा गया था, कहाँ पर स्थित है? एंड्रिया मेलो केव which was recently discovered with prehistoric rock art drawing is located in। तो ये जो एंड्रिया मेलो केव है, ठीक है, ये आपकी स्थित है मेडागास्कर में। मेडागास्कर कहाँ स्थित है? जब आप अफ्रीका का मैप देखोगे, एक सेकेंड, सपोज करो ये अफ्रीका का मैप आप जो है अगर ऐसे ऐसे बनाओगे, ठीक है, थोड़ा सा अगर अफ्रीका का मैप देखोगे तो इस पॉइंट पर एक द्वीप दिखेगा जिसका नाम है मेडागास्कर, ठीक है। और इसी मेडागास्कर के अंदर जो है, या मतलब उसके मेडागास्कर में ये एंड्रिया मेलो गुफा जो कि प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट है, इसको खोजा गया है। याद रखेंगे कि ये एक तरह से हिस्ट्री से भी रिलेट कर रहा है, उसके साथ साथ आपका करंट न्यूज़ को भी लेके चल रहा है। तो एक बार याद रखेंगे, और जब भी प्राग ऐतिहासिक पढ़ेंगे तो उसमें जो है थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ सकता है कि नहीं यहाँ से पूछा तो वहाँ से पूछ लिया। एक्सप्लेनेशन एक बारी देख के आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में पश्चिमी मेडागास्कर यानी कि वेस्टर्न साइड ऑफ मेडागास्कर में एंड्रिया मेलो गुफा में एक अद्वितीय प्राग ऐतिहासिक रॉक कला खोजी गई है, ठीक है। और ये जो है बता रहा है कि टॉलेमिक काल के धार्मिक रूपांकनों से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 256वां प्रश्न है यहाँ पर। हाल ही में समाचारों में देखे गए पॉट मित्र मोबाइल एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पाट मित्र क्या है? इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दी हुई है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका प्राथमिक उद्देश्य किसानों के लिए वास्तविक समय पर मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना है, ठीक है, यानी कि फोरकास्ट ऑफ वेदर फॉर फार्मर्स, पहला यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा दे रहा है कि इसे जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि JCI द्वारा, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। तो देखिए इसमें जो स्टेटमेंट है ना, ये दूसरा तो बिल्कुल सही है कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, बट इसका जो पर्पज़ है ना वो आपका मौसम पूर्वानुमान नहीं है, ये आपको बताता है कि MSP और थोड़ी जानकारी जूट के बारे में देता है, ठीक है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बताता है। तो पाट मित्रों, ठीक है, याद रखिएगा जो एप्लीकेशन है पाट मित्रों से याद कर लीजिए ना, मित्रों मोदी जी अपने बोलते हैं तो पाट मित्रों ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, कि मित्रों को पटा लिया, ऐसे कुछ एप्लीकेशन है जो कि जूट से रिलेटेड कुछ बात बता रहा है। पाट की जगह पे जूट याद कर लो, जूट मित्रों। चलो
आ जाओ, कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में क्या किया कि जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एमएसपी के बारे में बता रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बता रहा है, और एग्रीकल्चर के बारे में बता रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। नाम है पाट मित्रों यानी कि जूट मित्रों। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया? तो जेसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए, इसमें कह रहा है कि चैट बॉट जैसी नवीनतम सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं कि आप उस पर चैट भी कर सकते हो, चैट बॉट के जैसा इसमें। अगला प्रश्न है हम लोग का, फिम्ब्रिस्टिलिस जेलीलियाना क्या है, जो कि समाचार पत्रों में था। काफ़ी मुंह और जबान टेढ़ी करने वाला एक नाम है, जिसका नाम है फिम्ब्रिस्टाइलिस जालेलियाना। ओके दोस्तों, देखिए नाम इतना खतरनाक है कि फिम्ब्रिस्टिलिस जेलेलियाना। ठीक है, तो कभी भी जब फ्रॉग दे दिया, मॉथ दे दिया, बैक्टीरिया या प्लांट, ठीक है, तो इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या होगा। तो बस मैं कहता हूं कि इस तरह के प्रश्नों को, मैं स्टार मार्क तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को या कर देता हूं, एक स्टार मार्क दे देता हूं इसको। बस इतना याद रखिए कि इस तरह के प्रश्नों को कम से कम नाम तो याद रखो कि फिम्ब्रिस्टिलिस जेलेलियाना करके कोई कठिन सा नाम था। ठीक है, और ये एक तरह का प्लांट है, जैसा घास होता है ना, आपने बड़ी वाली घास देखी होगी जिसको मूज कहते हैं, या अगर लेमन ग्रास देखा होगा, लेमन ग्रास अगर देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लंबी लंबी सी घास जैसी है, बस स्टार्टिंग में क्या है, ऐसे बड टाइप के कुछ फूल जैसा लगा हुआ है। तो ये नई प्रजाति खोजी गई है। अब देखिए बात यह है कि इसको द हिंदू के साथ साथ जो बड़ी कोचिंगें हैं आईएएस पीसीएस की, उन लोगों ने भी कवर कर रखा है, तो इसको हल्के में ना लेना। बस नाम याद रख लो कि फिम्ब्रिस्टिलिस जेलेलियाना करके कुछ एक कठिन सा नाम सर बोल रहे थे, जो बोल नहीं पा रहे थे लेकिन फिर बोल लिया। ठीक है, बस ऐसे याद कर लो, जो कि एक तरह का प्लांट था। कहाँ खोजा गया? तो कन्नूर जिले में खोजा गया। बस इतना याद रखना है कि नई स्पीसीज है, फिम्ब्रिस्टिलिस जेलेलियाना नाम है इसका, और घास जैसी होती है। ठीक है, फूल वाले पौधों का एक परिवार है। चल, अगला कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मा 2D क्या है। तो दोस्तों ये जो ब्रह्मा 2D है, ये क्या है, इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 258 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 288 के आसपास, या अगर पूरा ख़त्म हो पाएगा तो पूरा ही ख़त्म कर देंगे 300 तक। वैसे मुझे लगता है कि हो नहीं पाएगा, फिर भी कोशिश करेंगे कि कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास जो है कवर करा लिया जाए। अगर अभी तक आपने लेक्चर देखा और आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया, अच्छे से थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो लाइक करने के साथ साथ एक कमेंट पुट कर सकते हो, एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपने यूपीएससी हिंदी चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो शायद आप लैग कर रहे हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आपको एक दूसरा चैनल भी मिलता है जिसमें आपको क्विज़ मिलता है, जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी डेली क्विज़। ठीक है, उस पर आपको 20 क्विज़ दिए जाते हैं जो एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं। हालांकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा छोटा होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ वे क्विज़ आते हैं, और उसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के भी आते हैं। तो अगर आरओ एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई पेड बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं, दोनों नंबर पर मैसेज कर दो या फिर कॉल करके आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हालांकि टेलीग्राम चैनल पर भी आपको कई सारे मेंस राइटिंग के कई बैचेस मिल जाएंगे, जिसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद आप पेमेंट करके इन नंबरों पर जो है संपर्क कर सकते हो, या डायरेक्टली संपर्क करके फिर पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो पीएससी है या फिर वनडे है या फिर जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी हिंदी के पास इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं कि अगर आप डेली रिलीजियसली फॉलो करोगे तो करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक का पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। अभी वर्तमान में कुछ फ्री इनिशिएटिव्स में आपकी लूसेंट की क्लासेस चल रही हैं। मेरी ये क्लास चल रही है जो कि करंट अफेयर्स की है। इसके बाद आशा करता हूँ कि मैं मैपिंग की क्लासेस भी पैरेलली कुछ दिन में स्टार्ट कर दूंगा, और भी कुछ इनिशिएटिव आने वाले हैं जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। और उसके अलावा जब उसमें आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना होगा, थोड़ी और हॉनिंग करनी होगी, मतलब ज़्यादा उसको निखारना होगा, तो बिल्कुल अभी कुछ पुरानी क्लासेस भी हैं, उसके गौरव सर के गाइडेंस में आप ले सकते हो उस चीज़ को, मतलब जब सर पहले पढ़ाते थे। और दूसरी चीज़, एनसीईआरटी के कुछ बैचेस चल रहे हैं, अगर आप खुद से समझ में नहीं आती है तो एनसीईआरटी के बैचेस भी आप परचेज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।